नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और वक्त हो चला है रेस 2020 का, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 2020 के शुरुआत में होने वाले इस विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दल कर रहे हैं और जनता भी कर रही है। साथ ही तैयार है टोटल टीवी की टीम भी। दिल्ली की हर विधानसभा के साथ आपका मूड टटोलने के लिए सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ हम आपको बताएंगे कौन से वो संभावित उम्मीदवार हैं जो दौड़ रहे हैं टिकट की इस रेस में, और इन उम्मीदवारों में कौन उतर सकता है जनता की उम्मीदों पर खरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेस 2020 की। और आज बारी है बवाना विधानसभा क्षेत्र की। बिजली पानी की समस्या तो है ही, जाम की समस्या से भी यहाँ के लोग रोजाना दो चार होते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस बार भी चुनावी मैदान में सभी संभावित उम्मीदवार जा रहे हैं और जनता से वायदे कर रहे हैं। कौन कौन से वो संभावित उम्मीदवार हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। इससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ददीबल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुजीत कुमार जी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो 2020 के लिए सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। टोटल टीवी भी अपने चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है और आज बारी है बवाना विधानसभा की। देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और राजधानी की जनता एक नई सरकार चुनेगी। लेकिन जनता किसे मौका देगी, किसे विपक्ष की जिम्मेदारी देगी, ये अभी भविष्य की बात है। लेकिन भविष्य की चर्चा वर्तमान में शुरू हो चुकी है और इस चर्चा के बीच इन चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं। इस मैदान में टोटल टीवी भी अपने सर्वे के जरिए पहुंच चुका है, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है बवाना विधानसभा सीट की। ये इलाका उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बवाना विधानसभा सीट एक सुरक्षित सीट है, जिस पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यहाँ से 2015 में आप उम्मीदवार वेद प्रकाश चुनाव लड़े और विधायक बने, लेकिन बाद में वेद प्रकाश इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए और इस सीट पर 2017 में उपचुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र चुनाव लड़े और विधायक बन गए। वहीं 2013 में बीजेपी के गुगन सिंह चुनाव लड़े और विधायक बने। तो वहीं 2008 में इस सीट पर कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार चुनाव लड़कर विधायक बने। वहीं इन आंकड़ों से इतर बवाना विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चुनाव की चर्चाओं के बीच अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई दे रही हैं। इन्हीं टिकट की चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध और संभ्रांत लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखती हैं। इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम पहुंची बवाना विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में और लोगों की राय ली। आपको बता दें कि टोटल टीवी अपनी सटीक और हकीकत के करीब रहने वाले सर्वे के लिए जाना जाता है। इन सटीक होते सर्वे के पीछे टोटल टीवी की टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ टोटल टीवी पर लोगों का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस भरोसे को कायम रखें। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो बवाना विधानसभा का सर्वे आप तक पहुंचा है। उससे पहले आपको संभावित उम्मीदवारों से मिलवाते हैं, कौन कौन है टिकट की रेस में और किसकी जमीनी हकीकत क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची हो रही है, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता और पार्टी के मुख्यालयों में घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, सवाल से पहले बड़ा सवाल है टिकट की माथापच्ची का। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की रेस में, जानने के लिए आज बात करेंगे बवाना विधानसभा की, जहां से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के रामचंद्र।
वहीं इस सीट पर बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो वेद प्रकाश टिकट की रेस में है। साल 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। बाद में इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए वेद प्रकाश 2017 में हुए उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हार मिली। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं वेद प्रकाश। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं जगदीश हांडा, जो टिकट की रेस में हैं। पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदार हैं जगदीश हांडा। बीजेपी में तीसरे उम्मीदवार हैं रविंद्र इंद्राज, जो टिकट की रेस में हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं रविंद्र इंद्राज। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की करें तो मौजूदा विधायक रामचंद्र टिकट की रेस में हैं। बवाना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं रामचंद्र। 2017 में विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बने रामचंद्र। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं गुगन सिंह, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। 2019 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं गुगन सिंह। बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और अब टिकट की रेस में हैं। आम आदमी पार्टी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं जसपत, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और टिकट की रेस में हैं। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो सुरेंद्र सिंह का नाम सामने आया। बवाना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र सिंह। किराड़ी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह। आपको बता दें, इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने एक सर्वे किया। इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है। जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, ये आपको देखने को मिलेगा टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो खास मेहमानों से आपका परिचय करवा ही चुके हैं। सबसे पहले सुजीत जी के तरफ रुख करेंगे। सुजीत जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली का ये क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ की समस्याएं भी आज की नहीं है, दशकों से चली आ रही हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? इस बार क्या बदला हुआ है चुनाव के दौरान? देखिए, बवाना जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र है और बाहरी दिल्ली का इलाका है, ग्रामीण इलाका भी है, लेकिन बाकी दिल्ली की तरह वहाँ का विकास नहीं हो पाया है। और अगर मुद्दों की बात करें तो बवाना में जो इंडस्ट्रियल इलाका है वहाँ अभी भी जो है फैक्ट्रियाँ तो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ जिस तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर गैर कानूनी तरीके से गतिविधियाँ अलग अलग तरह की चलती रहती हैं। आए दिन वहाँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जो है सुर्खियों में रहता है। तो उसको लेकर जो काम वहाँ पर करने चाहिए वो नहीं है। उससे वहाँ के लोग भी प्रभावित होते हैं, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो या जब भी कोई बड़ी आगजनी होती है या और दूसरे तरीके के अवैध कारोबार होते हैं, तो उन सब से वहाँ के लोग भी प्रभावित होते हैं। और ख़ास तौर से जो सड़कें उस इलाके की है, औद्योगिक इलाका भी है, ग्रामीण इलाका भी है, वहाँ उतना काम नहीं हुआ है सड़क निर्माण के मामले में। और अगर बात करें कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है और व्यापारियों का, उद्योगपतियों का वहाँ आना जाना है, तो अपराध जो है दिल्ली में बाकी इलाकों के मुकाबले जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, बवाना और उस तरफ के आसपास के इलाके, वहाँ सक्रिय हैं, कई गैंग सक्रिय हैं। और आप देखते होंगे कि समय समय पर जो गैंगवार की घटनाएं होती हैं वो उसी इलाके में सुनने को मिलती हैं। तो चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास का मुद्दा हो या फिर फैक्ट्रियों में जो अवैध तरीके की गतिविधियां चलती हैं, वो ये प्रमुख मुद्दे होंगे। और ग्रामीण इलाका है तो गांव के लोगों की अलग तरह की समस्याएं हैं, गांव के विकास को लेकर, वो भी एक प्रमुख मुद्दा वहां पर होगा। और बाकी जैसे कि अभी तक जो चुनाव होते रहे हैं, इस चुनाव में भी जो गांव के लोगों की या देहात के लोगों की अपनी समस्या है। शायद आप देखते होंगे कि जो अन्य जगहों पर भी ये होता है कि शहरों में ज़्यादा विकास होता है, देहात और दूर दराज के इलाकों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और वही स्थिति यहाँ दिल्ली की राजधानी में भी है। जो शहरी इलाका है वहाँ तो ज़्यादा ध्यान सरकारों का भी रहता है, अधिकारियों का भी रहता है, नेताओं का भी रहता है, लेकिन जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं वहाँ उतना काम नहीं हो पाया जितने की ज़रूरत लोगों को थी या लोगों को उम्मीद थी। तो इस बार ये सब मुद्दे चुनाव में भी आएंगे। भले ही सरकार तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान कर रही हो, लेकिन स्थानीय मुद्दे बवाना के जो हैं वो भी चुनाव पर असर डालेंगे। बिल्कुल। संजय जी, आम आदमी पार्टी से विधायक थे वेद प्रकाश, रिजाइन किया, बीजेपी में चले गए, उपचुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी के बैनर पर जीत गए रामचंद्र।
जो मौजूदा विधायक हैं। इस बार आपको क्या लगता है, जनता के दिमाग में क्या ज्यादा हावी है, चेहरा या बैनर? जनता के दिमाग में चेहरा और बैनर दोनों ही जो है महत्व रखता है इस बार, क्योंकि रामचंद्र के बारे में बहुत सी इनकम्बेंसी फैक्टर है। बहुत से लोगों ने वहाँ पर कहा कि 2 साल ही मिले उनको, लेकिन ये हुआ कि काम कुछ विशेष नहीं हुआ है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ की समस्याएं भी बहुत मिक्स्ड हैं। जैसा कि सुजीत जी ने अभी कहा, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, किसान भी हैं और प्रवासी कह सकते हैं एक तरह से, जो उत्तर प्रदेश और उससे आए हुए लोग हैं, उन सब की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। और उन समस्याओं के जंजाल में पिछले वो क्षेत्र में भी 2 साल एक विधायक रहता है, फिर 2 साल रहता है, फिर दूसरे आ जाता है। ये सारी चीज़ें चलने में वहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ नहीं। जो मेनलैंड में देखा जाए, जो दिल्ली के केंद्रीय दिल्ली में देखा जा सकता है, या यहाँ वहाँ बिल्कुल अलग स्थिति है। तो उस तरह का विकास नहीं है, इसलिए मुद्दा चेहरा भी होगा और बैनर भी होगा। अलग अलग वार्ड में बटा हुआ बवाना, किस तरह का समीकरण ददीबल जी आप देखते हैं? देखिए, बवाना जो है रंजना जी, वो मिश्रित आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर आपको गांव भी दिखेंगे, जहाँ पर आपको कुछ रोहिणी के 20, 21, 22, 24 उधर वाले सेक्टर्स भी दिखेंगे, जो शहरी और बहुत ही बेहतरीन शहरी इलाके का आभास कराते हैं। वहाँ पर गांव हैं, कम से कम 1 दर्जन गांव हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल आपको आभास कराएंगे। पोर्ट खुर्द, होलंबी कलां, सुल्तानपुर डबास, होलंबी खुर्द, ये सब जो इलाके हैं ये बिल्कुल आपको गांव का एहसास कराते हैं। और वहाँ पर उसी इलाके में राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, और दिल्ली का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला वो दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स जिसको कहें, अलग अलग मिश्रित आबादी का इलाका है वो, और सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ, बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना चाहिए था उस तरह से सुविधाएं नहीं पहुंची जो इंडस्ट्रीज़ को मिलना चाहिए। लेबर की अपनी मिनिमम वेजेज और दूसरी तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो हैं। तो ये अलग अलग तरह की समस्याएं हैं जिनको सॉर्ट आउट करना। देखिए, एक तरह की आबादी हो तो डिमांड एक तरह की रहती है, जब मिश्रित आबादी हो तो बहुत तरह की डिमांड हो जाती है। किसी इलाके में सड़क की ज़रूरत है, किसी इलाके में पानी की ज़रूरत है, फैक्ट्री लेबरर्स की अलग डिमांड है, जो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी अपनी अलग डिमांड है, गांव के लोगों की अलग डिमांड है, शहरी लोगों की अलग डिमांड है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पानी की समस्या अलग है उस इलाके में, स्कूलों की जो दुर्दशा है वो अलग है, सीवर की समस्या अलग है, सड़कों की हालत अलग है। तो जाम की समस्या है, जो वहाँ का मेन जो सड़कें हैं उन पर जाम की समस्याएं हैं पीक आवर्स में। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं सबसे 2-4 होना पड़ेगा जो भी विधायक है, और उसके लिए आसान नहीं है कि वहाँ बहुत आसानी से खरा उतर सके। विकास की अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित के ज़माने में इस इलाके में ज़रूर विकास हुआ और ठीक ठाक विकास हुआ, जिसके बाद वहाँ सड़कों की स्थिति सुधरी, और कुछ इलाकों में जो है जो दूसरे गांव की जो समस्याएं थी वो कुछ सुधरी। तो कुछ काम हुआ, और लेकिन उसके कुछ काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ काम होना बाकी है। क्योंकि जहां बहुत काम होता है वहां कुछ ही हो सकता है। अलग अलग तरह की वहां डाइवर्सिटी है ना डिमांड की। तो हर सेक्टर में आप पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते हैं, बिल्कुल समय लगेगा। वेरिएशंस बहुत सारी हैं। देखिए, ये जो है ये आरक्षित सीट है, बावजूद इसके यहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है। अगर आप अनुसूचित जाति की बात करें या पिछड़ा अन्य वर्ग की 27% यहाँ 27% शेड्यूल कास्ट है, और ओबीसी और बैकवर्ड की भी आबादी इतनी है। दोनों अनुसूचित जाति और पिछड़े और अन्य दोनों की आबादी 27% के आसपास। की भी जाट 20% है, मुस्लिम 12% है, और ब्राह्मण 10 और वैश्य 4%। तो ये यहाँ का आबादी का रेशो है इस इलाके का। तो इसी की बात मैं कर रहा था कि मिश्रित आबादी है वोटर्स की भी, जहाँ अलग अलग सेक्शंस हैं, वहीं अगर आप कास्ट बेस पर भी इसको देखें तो अलग अलग परसेंटेज है इनकी। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि बवाना जो है दिल्ली के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से अलग है। एक तो बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी यहाँ पर हैं, दूसरा समस्या लोगों की इतनी जटिल हो चुकी है कि उसके समाधान के लिए बार बार अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहते हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। और संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल फैसला आने के लिए तैयार है। क्या कहती है दिल्ली की जनता, बवाना की जनता के दिल में क्या है? तस्वीर साफ हो गई है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस को लेकर सिर्फ एक नाम सुरेंद्र कुमार चुनावी मैदान में नजर आया, जो सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आए। और इसके अलावा अगर कांग्रेस के उम्मीदवार किसी को भी चुनावी मैदान में उतारा जाता है कांग्रेस के बैनर पर, 10.53% ऐसे लोग हैं जो उस पर भरोसा जताने के लिए तैयार हैं। 89.47% ऐसे लोग जो सुरेंद्र कुमार पर भरोसा जताने के लिए तैयार है। सुजीत जी के पास सबसे पहले जाऊंगी। सुजीत जी 3 बार के विधायक रहे हैं सुरेंद्र कुमार, इसके अलावा सिंगल फेस, यहाँ पर क्या मान के चला जाए, क्या ऐसा है जो सुरेंद्र कुमार के कंपटीशन में कांग्रेस की तरफ से दूसरा निकल के नहीं आ रहा है? देखिए, कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार जो लगातार वहाँ से चुनाव लड़ते रहे, या फिर कहें जिस तरीके से वहाँ पर 3 बार वो विधायक भी बने, तो पहली विधानसभा जो 1993 में जब चुनाव शुरू हुए फिर से, तो उसमें जो है जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारा, उसके बाद वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर सुरेंद्र कुमार को आजमाया गया 1998 में। उसके बाद वो लगातार 3 चुनाव जीते। अब फिर उसके बाद के जो 3 चुनाव हुए उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी सुरेंद्र कुमार के आने के बाद जो एक दूसरा वहाँ चेहरा डेवलप करना चाहिए था, या कहें कि और नई लीडरशिप वहाँ तैयार की जानी चाहिए थी, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि अभी भी कांग्रेस को सुरेंद्र कुमार पे ही उस इलाके में निर्भर रहना पड़ रहा है, और दूसरा कोई वहाँ पर नेता तैयार नहीं हो पाया है अनुसूचित जाति से। और कह सकते हैं कि वहाँ पर जो अभी वार्डों की स्थिति है, वहाँ सिर्फ 6 वार्ड में से सिर्फ 1 वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है, और वो भी अनुसूचित जाति वाली सीट पर नहीं है। तो कह सकते हैं कि वहाँ जो नेतृत्व पैदा करना चाहिए था विधानसभा स्तर पे कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं रही है। यही वजह है कि सुरेंद्र कुमार ही एक अकेला नाम है, और बाकी ऐसे भी जो 10% से ज़्यादा लोग ये दिख रहे हैं कि कांग्रेस का अगर कोई और उम्मीदवार आता है तो भी वो उसके साथ जाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति यही है कि सुरेंद्र कुमार के अलावा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसलिए जो भी ज़्यादातर मत मिल रहे हैं उन्हें ही मिल रहे हैं, और मत प्रतिशत भी इसलिए ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि सुरेंद्र कुमार का एक वीडियो भी वायरल हुआ जो कुछ दिन पहले, जब वहाँ पर अभी आक्रोश रैली हो रही थी सुभाष चोपड़ा की मौजूदगी में, तो सुभाष चोपड़ा जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते प्रियंका गांधी की जगह प्रियंका चोपड़ा के भी नारे लगाने लगे थे। तो उस वजह से भी चुनाव से ठीक पहले वो चर्चा में आ गए, उनकी वीडियो ये वायरल हुई। तो अभी भी कांग्रेस को वहाँ सुरेंद्र कुमार पर ही निर्भर हैं। तो कह सकते हैं कि सुरेंद्र कुमार टिकट के प्रबल दावेदार दिख रहे हैं। अगर कोई नया नाम आ जाए, पैराशूट उम्मीदवार या और कोई, तो वो अलग स्थिति है। जी ददीबल जी, कांग्रेस के अंदर हमने एक ट्रेंड देखा है, और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां कोई एक चेहरा सिलसिलेवार तरीके से जीतता है, वहां दूसरा चेहरा नजर नहीं आता है। लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी जाती है, या फिर कोई दूसरा ऐसा नहीं होता है जो टक्कर दे पाए। रंजना जी, कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि जब इंदिरा गांधी थी तो उनके सामने कोई नहीं था, राजीव गांधी आए तो उनके सामने कोई नहीं उभर पाया, उसके बाद सोनिया गांधी आई तो उनके सामने कोई नहीं उभरने पाया। तो ये कांग्रेस की संस्कृति रही है, और यही स्थिति तमाम सारे राज्यों में रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्य उससे एक एक करके छिटकते चले गए। और दिल्ली में आप देखें तो शीला दीक्षित के बाद ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि अब उनको नेतृत्व के लिए कोई नया चेहरा नहीं मिला, और फिर से सुभाष चोपड़ा जी को वापस ले आना पड़ा। तो ये कांग्रेस में ये एक बड़ी कमी है। सेकंड लाइन वो समय रहते नहीं डेवलप करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उस पार्टी ने देश में प्रदेश में राज किया है, तो इसलिए उनके यहाँ सेकंड लाइन डेवलप ही नहीं होने दी गई। और उसी का खमियाजा है कि आज दिल्ली ही नहीं बाकी सभी राज्यों में भी, तमाम सारे राज्यों में, हालांकि कुछ राज्यों में अभी जीती है, लेकिन वो
एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया है। तो दिल्ली में आप देख रही हैं क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की। यहाँ सेकंड लाइन अगर डेवलप होती तो 89% आपको कभी सुरेंद्र कुमार के नाम पर नहीं मिलते। बेशक वो जो है इतने 3 बार के जीते हुए हैं और 6 चुनाव वो वहाँ लड़ चुके हैं, तो इसके बावजूद आपको और भी दावेदार इसमें मिलते, पब्लिक और नाम भी इसमें गिनाती, लेकिन एक उनका काउंसलर है, इसके बावजूद उस काउंसलर का भी नाम इसमें पब्लिक ने नहीं लिया। तो पब्लिक को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, सुरेंद्र कुमार ही ठीक है, और क्योंकि उनसे उन्हीं का जुड़ाव है जनता से, तो जनता ने सुरेंद्र कुमार को ही इतना सारा लोगों ने पसंद कर लिया है जी। अब ये पार्टी को देखना है कि वो क्या करती है। संजय जी, सिर्फ 3 बार जीत पर ही फोकस नहीं होगा, 3 बार हारे भी हैं सुरेंद्र कुमार। ये जो है ये कांग्रेस के फेवर में जा रहा है या कांग्रेस के अगेंस्ट में जा रहा है कि दूसरा कोई चेहरा नहीं है? देखिए, जब बहुत ज्यादा चेहरे होते हैं तो भी खतरा रहता है, लेकिन जब कोई चेहरा नहीं होता, एक ही चेहरा होता है, तो भी खतरा रहता है। ये खतरे तो दोनों ही तरफ हैं, लेकिन ये दरअसल विकल्पहीनता की स्थिति है वास्तव में। सुरेंद्र कुमार के अलावा कोई भी मजबूत जो है वहाँ लीडरशिप इस तरह की पैदा हो कि कुछ विकल्प हो चुने लोगों को, वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ भी है। कांग्रेस ने सुरेंद्र कुमार को लगातार 3 बार टिकट दिया, तीनों बार जीते हैं, उसके बावजूद 3 बार हारे भी हैं। उस समय भी टिकट दिया, चाहते तो उस समय भी कोई लीडरशिप तैयार कर सकते थे उसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी सुरेंद्र कुमार हारे हैं तब भी उन्होंने अच्छी वोट परसेंटेज ली है। ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र कुमार बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, चौथे नंबर पर या इस तरह का, ऐसा नहीं है। तो सुरेंद्र कुमार के साथ कांग्रेस को जाना ही है, उसके कहते हैं और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। दूसरी बात जनता की बात है। जनता में सुरेंद्र कुमार का चेहरा बहुत अच्छी तरह पहचाना हुआ है। आज भी स्थिति यह है कि कुछ लोग जो उस तरह के वो कहते हैं कि सुरेंद्र कुमार के समय जो चीज़ें, सड़कें बनी या कुछ बना, जो सुविधाएं बनी, वो फिर से नहीं हो पाई उस तरह से। जाहिर है जो 15 साल रहेगा तो कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ ठोस काम हुआ होगा। उसको दिखा करके लोग आज भी कहते हैं कि सुरेंद्र कुमार का समय ठीक था। तो कांग्रेस को भी पता है कि अगर हमें कुछ भी करना है, ठोस करना है, तो हम नए सिरे से, अब उतना समय नहीं है। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, पिछले 3-4-2 साल में भी इनके पास उतना समय नहीं था कि ये बहुत ठोस तरीके से वहाँ पर अपना उम्मीदवार विकसित कर पाते या उस तरह करते। तो इसलिए सुरेंद्र कुमार के साथ जाना उनकी मजबूरी है। जी, सुरेंद्र कुमार के साथ जाना कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन सुरेंद्र कुमार क्या अपने आप में इतने सक्षम है जो कांग्रेस ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है? बवाना की सीट पर जनता सुरेंद्र कुमार पर भरोसा जताए। सुजीत जी, देखिए, अभी कांग्रेस की जो स्थिति है वो आप बाकी दिल्ली के इलाकों में भी देख रहे होंगे, और सुरक्षित सीटों पे जो स्थिति है, जो 12 सुरक्षित सीट हैं, वहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस का ही दबदबा होता था। 2008 में जो चुनाव हुआ उस समय भी कांग्रेस का दबदबा था, और 2003 में भी था, 1998 में भी जब जीत कर आई शीला दीक्षित बीजेपी को हराया था उन्होंने। बीजेपी सत्तारूढ़ दल उस समय होता था 1993 में। तो 1993 में जो जनता दल के कुछ उम्मीदवार मजबूती से उभरे, उसका फायदा सुरक्षित सीटों पर भी बीजेपी को मिल गया था, क्योंकि कांग्रेस और जनता दल का वोट बैंक एक जैसा था और वो 2 भागों में बटा, उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो ज़्यादातर सुरक्षित सीटों पर जो है बीजेपी जीत गई, जहां कांग्रेस। लेकिन 1998 में जब जनता दल का अस्तित्व कम हुआ और बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला हुआ, तो उसमें जो है उन सीटों पर फिर से कांग्रेस जीती। और यही स्थिति 1998 में, 2003 में और 2008 में भी रही। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद समीकरण बदले हैं, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई, और उसका नुकसान अब कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि 2013 में चुनाव हुआ, 2015 में हुआ, और इस सीट पर एक उपचुनाव भी 2017 में हुआ। तो तीनों चुनाव में कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो अभी भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में, सत्तारूढ़ दल है तो उसकी स्थिति भी मजबूत दिख रही है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन अब चुनाव के वक्त कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, कांग्रेस अगर कुछ नया एजेंडा लेकर आती है जिससे वहाँ का जो वोटर है वो उनके पक्ष में झुकता है,
तो फिर यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही संभावित उम्मीदवारों की रेस में नाम निकल कर आया है, वो है सुरेंद्र कुमार का। इसके अलावा अगर कांग्रेस के बैनर पर कोई भी चुनावी मैदान में उतरता है तो ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों की संख्या है 10.53%। लेकिन सिर्फ एक ही नाम का निकलना, वो भी तब जब प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है सभी दलों के लिए। बारी है बवाना विधानसभा की, आरक्षित सीट है बवाना विधानसभा की और मिश्रित आबादी वाला ये क्षेत्र है। यहाँ की समस्याएं बेहद जटिल है, सड़कों पर जाम की स्थिति है, गलियों में गंदगी का अंबार है। बावजूद इसके जनता हर बार यही उम्मीद लगाती है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि बनेगा वो समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान तो निकालेगा ही, लेकिन समस्याएं जस की तस रहती है। और इसी के बीच एक बार फिर से टिकट की रेस शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। और संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल तैयार है। पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी हमने आपको दिखाई, और अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की। बवाना में बीजेपी की क्या स्थिति बनी हुई है। संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो 3 नाम निकलकर सामने आए हैं, रविंद्र इंद्राज, वेद प्रकाश और जगदीश हांडा। 3 नाम निकलकर सामने आए टिकट की रेस में। सबसे आगे चल रहे हैं रविंद्र इंद्राज 58.53% वोट्स के साथ। वेद प्रकाश जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, 19.51% वोट्स के साथ है। जगदीश हांडा 7.31% वोट्स के साथ है। वहीं बीजेपी के बैनर पर भी भरोसा जताने के लिए बीजेपी के समर्थक तैयार हैं। 14.65% वोट्स ऐसे लोगों के भी हैं जो बीजेपी के बैनर पर वोट देने के लिए तैयार है, कमल के निशान पर वोट देने के लिए तैयार है। तो 3 नाम निकलकर सामने आ गए। सबसे आगे हैं रविंद्र इंद्राज। सुजीत जी, वेद प्रकाश जो हैं पहले भी विधायक रहे आम आदमी पार्टी की टिकट पर, लेकिन आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए। क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, तभी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और यहाँ टिकट की रेस में भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं वेद प्रकाश। देखिए, वेद प्रकाश की बात हम पहले कर लेते हैं। वेद प्रकाश दूसरे नंबर पर आ रहे हैं और वेद प्रकाश 2015 के चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और पहली बार चुनाव जीते वो। और लेकिन 2017 आते आते उनका मन बदल गया और उन्होंने जो है विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव जो हुआ, बीजेपी ने फिर से उनको टिकट दिया, लेकिन वो जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। और जो आप विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि उस समय 2017 में जब उपचुनाव हो रहा था तो लोगों के बीच में ये चर्चा जरूर थी कि बीजेपी अगर अपना उम्मीदवार यहाँ बदलती, वेद प्रकाश को लेकर जो नाराज़गी रही या भरोसा तोड़ा वहाँ लोगों का, उन्होंने उसको लेकर लोगों ने कहा कि बीजेपी यहाँ उम्मीदवार बदलती तो हो सकता है कि बीजेपी के बारे में लोग सोचते। लेकिन वेद प्रकाश को ही रिपीट किया आम आदमी पार्टी से आने के बाद, तो इसलिए बीजेपी को वहाँ नुकसान हुआ था। और दूसरा ये भी है कि आप देखेंगे कि जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी जो आम आदमी पार्टी थी लगातार उसके पहले, चाहे एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी हो या राजौरी गार्डन का उपचुनाव आम आदमी पार्टी हारी हो, या पंजाब में भी दिल्ली के बाद ही चुनाव हुए थे वहाँ, मतलब जहाँ भी चुनाव देश में हो रहा था आम आदमी पार्टी को उस समय नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो पार्टी की स्थिति ज़्यादा इमेज खराब हो रही थी। लेकिन बवाना ही एक ऐसी विधानसभा थी जहां उपचुनाव हुआ और रामचंद्र जब वेद प्रकाश को हरा कर जीते तो उससे आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई थी कि फिर से वापसी कर रही है पार्टी। और दूसरी बात, रविंद्र इंद्राज जो यहाँ पर नंबर 1 पर आ रहे हैं, ये कह सकते हैं कि बीजेपी एससी मोर्चा में जो दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनके पीछे जो है वो इनके पिता का भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो नरेला जब सुरक्षित सीट होती थी तो सुरक्षित सीट से 1993 में इनके पिता इंद्रराज सिंह वहाँ से चुनाव जीते थे। तो अब ये बवाना सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी भी इस सर्वेक्षण के अनुसार जो है मजबूत दिख रही है। और तीसरा नाम जो है जगदीश हांडा जरूर है इसमें, लेकिन वो रेस में नहीं दिख रहे हैं। और ऐसी भी चर्चा है
पार्टी के अंदर कि वेद प्रकाश को हो सकता है कि पार्टी इस बार रिपीट ना करे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जब 2017 में उनसे इस्तीफा दिलाया गया था, बीजेपी में शामिल कराया गया था, तो उस समय क्या कमिटमेंट की गई थी, वो भी एक अहम भूमिका इसमें निभाएगा। बिल्कुल। संजय जी, रविंद्र इंद्राज के फेवर में क्या जा रहा है? क्या सिर्फ क्रेडिबिलिटी के आधार पर अगर हम देखें तो वो इस रेस में जीत रहे हैं, या फिर क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, ऐसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं रविंद्र इंद्राज, जनता से सीधा कम्युनिकेशन भी क्या उनके फेवर में जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जातिगत समीकरण है 52%, 54% के आसपास हो जाते हैं, उस तरह से जो जनता हो जाती है व मतदाता हो जाते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वेद प्रकाश का ये है कि वेद प्रकाश को अगर नहीं देना है तो वहाँ उसके आसपास से ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसका कम से कम पैठ हो जनता में, और वो रविंद्र इंद्राज हैं फिलहाल के तौर पर। उसके बाद लग गई जो बात है जगदीश सांडा की, बात तो सही है कि ये निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत कहीं कुछ नाम है, लेकिन कहीं से भी रेस जैसी चीज़ में नहीं है वो। तो रविंद्र इंद्राज ही बचते हैं ऐसा जिनका जनता में थोड़ी सी पकड़ है, और अगर वेद प्रकाश को नहीं देना है टिकट तो रविंद्र इंद्राज के लिए बचता है जो अनुसूचित जनजाति और जाति और पिछड़ी जातियों के बीच में ठीक ठाक पॉपुलर हैं। बिल्कुल। रविंद्र इंद्राज और वेद प्रकाश दोनों ही टिकट के संभावित दावेदार हैं, लेकिन रविंद्र इंद्राज इस रेस में जीत रहे हैं। सीधी सी बात है ददिवल जी, अगर वेद प्रकाश पर भरोसा नहीं जताएगी पार्टी तो पार्टी को हो सकता है इसका कुछ खामियाजा उठाना पड़े, नाराजगी वेद प्रकाश दिखाएं, उनके समर्थक दिखाएं। बावजूद इसके क्या विनेबिलिटी फैक्टर पर रविंद्र इंद्राज खरे उतरते नजर आते हैं आपको? देखिए, जहाँ तक वेद प्रकाश की बात है तो वेद प्रकाश के बारे में जानना होगा हमें कि 2015 में जब वेद प्रकाश लड़े थे तो 1 लाख से ऊपर वोट मिला था इनको, और उस समय ये अलग बात है कि केजरीवाल और अन्ना का वो सब उफान पर था, लेकिन 1,08,928 वोट मिले थे इनको, 58% वोट मिला था वेद प्रकाश को। तो अपने आप में ये एक बड़ा रिकॉर्ड था। किसी भी असेंबली के चुनाव में एक इतना वोट मिलना जो है वो मायने रखता है। लेकिन जब इन्होंने दगाबाजी की और 2017 के बाई इलेक्शन में ये लड़े तो हारे, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी थी और उसकी वजह से ये हारे। अब इनको वही नाराज़गी इस आपके सर्वे में भी दिख रहा है कि पब्लिक जो है इनको पसंद कम कर रही है। वहाँ या तो ये जो इतने थोड़े से समय के लिए जीते थे रिकॉर्ड मतों से, और ये लोगों का कुछ काम काज नहीं करा पाए, कुछ इनका अपना रहा, फिर पार्टी बदली, दूसरी पार्टी में गए, तो वहाँ जा कर के ये इनसे जो लोगों को अपेक्षाएं थी वो सब नहीं हो पाया, और उसी का फ़ायदा, इनसे जो नाराज़गी है उसी का फ़ायदा रविंद्र इंद्राज को मिल रहा, जो अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उनका चूँकि उनके पिताजी का जो बैकग्राउंड रहा है और कहीं ना कहीं इनका अपना जो जुड़ाव रहा है कामकाज का लोगों के बीच में, उसका फ़ायदा रविंद्र इंद्राज को दिखता मिल रहा है। और तीसरे जो जगदीश सांडा हैं वो तो कहीं इस फ्रे में मुझे नहीं लगता कि टिक पा रहे हैं। बाकी तो पार्टी किसी को भी दे, किसी को लड़ाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर वेद प्रकाश को टिकट मिलता है तो आपने एक बड़ा मौजूद सवाल उठाया था कि रविंद्र इंद्राज जो हैं, इनके समर्थक जो हैं वो क्या करेंगे, कहीं भीतरघात तो नहीं होगा? वो एक यहाँ बड़ी समस्या होगी वेद प्रकाश और रविंद्र इंद्राज के बीच में। जो भी होगा उसको अंदरूनी कलह का सामना तो करना पड़ेगा। इस सीट पर अंदरूनी कलह निश्चित मानी जाए? बिल्कुल। ये जो आपका जनमत सर्वेक्षण है, इसमें जो 2 टॉप के आपके दिख रहे हैं, ये वेद प्रकाश और रविंद्र इंद्राज, अगर इन 2 में मिलता है या किसी तीसरे को भी मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अंदरूनी दावेदारी का जो आक्रोश है वो अंदर अंदर भीतरघात के रूप में दिखेगा। जी सुजीत जी, वेद प्रकाश रेस में पिछड़ रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से पिछड़ रहे हैं, रविंद्र इंद्राज अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन टिकट किसी को भी मिले, क्या आपको भी लगता है कि बवाना सीट पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी बीजेपी के अंदर?
देखिए वहाँ पर आज जैसे आम आदमी पार्टी का विधायक मौजूदा समय में है, और पहले भी अगर वेद प्रकाश आम आदमी पार्टी से थे, तो जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के साथ पिछली बार 2017 में जुड़ चुकी है। और अब अगर वेद प्रकाश या रविंद्र इंद्रराज में से जिसको भी पार्टी चुनती है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है जब दो प्रबल दावेदार हैं तो एक को मिलेगा, दूसरे को नहीं, टिकट नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। अगर हवा बढ़िया है, उनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसी नाराज़गी असर तो करती है, लेकिन वो फिर नज़र नहीं आती है और उसके पक्ष में चला जाता है कि ज़्यादातर लोग उसके साथ हैं, तो नाराज़गी वाला वोट कम हो जाता है। लेकिन अब रविंद्र इंद्रराज पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता 1993 में नरेला इलाके से विधायक रहे, सिर्फ उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। लेकिन वेद प्रकाश को पार्टी ने क्या कहकर उस समय शामिल कराया था, अगर उनके साथ लंबे समय का वादा था, तो फिर यहाँ पार्टी को चेहरा बदलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भले ही इसमें कम आ रहे हों, लेकिन अगर कोई कमिटमेंट इस तरह का था तो वो नहीं। अगर एक बार टिकट देने का था तो वो एक बार दे चुके हैं, तब उस स्थिति में वेद प्रकाश की जगह इंद्रराज को मौका पार्टी दे सकती है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो मतदाता था या जो बीजेपी को 2017 में वोट देना चाहता था, सिर्फ इस वजह से कि वेद प्रकाश को ही क्यों रिपीट कर दिया, इस वजह से बीजेपी को वहाँ पर नुकसान हुआ था। बाद में ये बात जो है बीजेपी के नेताओं को भी लग रही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं चूक की है। बिल्कुल। संजय जी, जिताऊ उम्मीदवारी की अगर हम बात करें तो इस जिताऊ उम्मीदवारी पर कौन ज्यादा खरा उतरता है, रविंद्र इंद्रराज, वेद प्रकाश या फिर बीजेपी का बैनर? देखिए, बीजेपी का बैनर पहली बात है, दूसरी बात वेद प्रकाश है, और तीसरी बात क्या कहे रविंद्र इंद्रराज है। वेद प्रकाश के पास जो वहाँ चेहरा है, ठीक है, जब ये पिछली बार उन्होंने ये किया, बीजेपी को आपसे आकर के बीजेपी में आए, तो सारे विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने और आपने, कि जो ये 2 साल में कुछ नहीं करा सके, अपनी पार्टी के साथ नहीं करा सके, तो कैसे क्या, और बीजेपी आप छोड़ करके बीजेपी में चले गए। बहुत सी चीज़ें बनी वहाँ पर, जनता के लिए भी और लोगों के पास भी दूसरे। लेकिन मुझे लगता है कि वेद प्रकाश कम से कम रविंद्र इंद्रराज से ज़्यादा बड़ा चेहरा है। वेद प्रकाश ने लोकसभा में भी मांगा था, टिकट मांगा था, वो अलग बात है, उन्हें नहीं मिला, और वेद प्रकाश ने उस क्षेत्र में कुछ काम भी किया है। ये नहीं कह सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या किसी और चीज़ में, लेकिन लोगों से मिलने जुलने और चीज़ें प्रभाव जमाने में वेद प्रकाश का काम है। तो वेद प्रकाश का भले आप जनता का इस सर्वेक्षण में आप देख रहे हैं कम है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी का जो अभी सुजीत जी कह रहे हैं कि कमिटमेंट हो या कुछ और चीज़ हो, क्योंकि बात ये देखिए, जनता के मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। जनता के मन में हो सकता है कि वेद प्रकाश के लिए कुछ ऐसा फैक्टर हो, लेकिन अगर पार्टी उन्हें उतारती है तो बैनर को लेकर के ज़्यादा फायदे में रहेगी पार्टी और ये वेद प्रकाश। यानी कि आपको लगता है कि वेद प्रकाश पर भरोसा जताना चाहिए बीजेपी को एक और बार? निश्चित, अगर रविंद्र इंद्रराज और वेद प्रकाश में चयन करना हो तो हो सकता है कि भाजपा कुछ चौंकाते हुए, जिसके बारे में पिछला कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कि आप सोच नहीं सकते कि इस व्यक्ति के बारे में, इस उम्मीदवार के बारे में कुछ विशेष नहीं सोच सकते, वो एक अलग तरह का कैंडिडेट हो, जैसे हंसराज हंस को लेकर के आए। इसके पहले क्या कोई सोच सकता था कि हंसराज हंस किस तरह के नेता हैं, क्या किया है, उनका क्या बैकग्राउंड है, कुछ नहीं सोच सकते लोकसभा में जैसे। उसी तरीके से यहाँ भी या किसी भी उम्मीदवार को लेकर के पार्टी आ सकती है जिसका कोई बैगेज नहीं हो, ऐसे लोगों को लेकर आ सकते हैं अगर वेद प्रकाश को हटाना है तो इसलिए रविंद्र इंद्रराज से बेहतर वेद प्रकाश कैंडिडेट होते। अलग बात है कि जनता का जो आपने जनमत लिया है वो है, लेकिन वेद प्रकाश ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगे पॉलिटिकली देखा जाए। ददीबल जी, आप सहमत हैं इससे? देखिए, अगर पब्लिक ओपिनियन को देखा जाए, आमतौर पर टोटल टीवी के जो भी अभी तक जनमत सर्वेक्षण रहे हैं, तमाम सारे मामलों में जो पिछला अनुभव को देखते हुए, ये जनता का जो ओपिनियन पोल है, इस पर अगर भरोसा करें तो इसमें वेद प्रकाश को टिकट देना जोखिम भरा लग रहा है। ये अलग बात है कि कल को परिस्थितियां क्या बनती हैं और उसमें कौन सा इशू क्लिक कर जाता है, फ़ायदे में रहता है वेद प्रकाश के। लेकिन आज की तारीख में जो हालात हैं उसके मुताबिक तो फासला बहुत बड़ा है, रंजिता, बहुत बड़ा फासला है, 3 गुने का। तो ये वेद प्रकाश के लिए जोखिम भरा है, रविंद्र इंद्रराज के लिए ज़्यादा सुकून देने वाला है और भाजपा को सुकून देने वाला है ये।
बिल्कुल। सुजीत जी, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है कि बीजेपी के बैनर पर ही जनता भरोसा जताए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर संजय जी कह भी रहे हैं कि हंसराज हंस को पार्टी ले आई इस सीट पर एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, या ये जो भीतरघात की हम उम्मीद माने, ये रविंद्र इंद्राज और वेद प्रकाश के बीच की कलह को खत्म करने के लिए किसी और चेहरे पर पार्टी भरोसा जता दे? देखिए, अभी तक अगर 93 के चुनाव को छोड़ दे, बाकी जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके का बीजेपी के पास वोट बैंक रहा है, उनके उम्मीदवारों को जो वोट बैंक मिलता रहा है वो बीजेपी के बैनर तले ही मिलता रहा है। क्योंकि अगर उम्मीदवार अपने दम पर इतना शक्तिशाली होते कि पार्टी को जिताने में कामयाब होते तो बीजेपी की स्थिति ये ना होती, जो लगातार लगभग 20 साल से वो विपक्ष में है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का बैनर ही अभी ज़्यादा मजबूत है। और वेद प्रकाश जो इतने ज़्यादा मत आम आदमी पार्टी में ले आए थे, और जब उपचुनाव हुआ तो उसमें उनको उतना मत नहीं मिला। बीजेपी का जो परंपरागत वोट जितना मिलता था उसी के आसपास उनको वोट मिले। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का बैनर तो हर सीट पर मायने रखेगा और इस सीट पर भी वो महत्व रखता है। और दूसरी बात, रविंद्र इंद्राज इसमें नंबर 1 पर आ रहे हैं। वो भी अभी चुनाव नहीं लड़ा, जैसे कहा संजय जी ने भी कहा कि हंसराज हंस की तरह कोई नया चेहरा बीजेपी प्रयोग कर सकती है, तो रविंद्र इंद्राज को भी वो प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो भी नया चेहरा है। और या फिर कोई और भी चेहरा हो सकता है, क्योंकि अभी जो चर्चा में है, जो इलाके में सक्रिय हैं, उसमें से ये कुछ नाम हैं जो लोगों ने जिन पर वोट किया है। लेकिन अब जब टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो अगर पार्टी को लगता है कि कोई ऐसा चेहरा जो दूसरी जगह से भी आकर वहाँ जिता सकता है तो वो भी हो सकता है। और कई विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में आपने देखा भी है कि इस तरह का प्रयोग पार्टी ने किया है। बिल्कुल। तो देखिए, 3 नाम निकलकर सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी की संभावित उम्मीदवार की इस रेस में। रविंद्र इंद्राज इस रेस को जीत रहे हैं, एससी मोर्चा उपाध्यक्ष है रविंद्र इंद्राज, 58.53% वोट्स के साथ जीत रहे हैं। वेद प्रकाश जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, 19.51% वोट्स के साथ है। जगदीश हांडा रेस में नजर नहीं आ रहे, महज 7.31% वोट्स मिले हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है बवाना में। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। और संभावित उम्मीदवारों के ओपिनियन पोल में बवाना में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बनी हुई है? सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी, 3 नाम निकलकर सामने आए हैं और रेस में जीत रहे हैं मौजूदा विधायक रामचंद्र आगे चल रहे हैं। रामचंद्र, इसके अलावा पिछड़ते हुए 2 नाम गुगन सिंह और जसपत। 3 नाम आम आदमी पार्टी की संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में सबसे आगे हैं रामचंद्र, 73.07% वोट्स के साथ मौजूदा विधायक भी हैं। काम हुआ है या नहीं हुआ है, इससे ऊपर उठकर जनता भरोसा एक बार फिर से जताने के लिए तैयार है रामचंद्र पर। गुगन सिंह 20.19% वोट्स के साथ, जसपत 6.74% वोट्स के साथ। संजय जी के पास होंगी। संजय जी, बवाना के चुनावी रण को आप किस तरह से आप देखेंगे जब मौजूदा विधायक पर भरोसा जताने के लिए जनता तैयार है, मौजूदा विधायक को अच्छे खासे नंबर मिल रहे हैं? हाँ, ये जो जनमत है ये बहुत आश्चर्यजनक है, इसलिए कि अमूमन इनकम्बेंसी फैक्टर होता है और भी चीज़ें। 2 साल में जैसा रिपोर्ट्स आती रही अखबारों में कि वहाँ काम बेहतर नहीं हो रहा है, पानी की समस्या, सड़कें टूटी हुई हैं, इवन अभी जो है 12,000 के आसपास सील किए जाने हैं तरह तरह की संपत्तियों को, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बहुत गुंझल था कि शायद रामचंद्र को केजरीवाल जी रिपीट नहीं करें, दूसरे को टिकट दें और सोचें वहाँ की जनता का मूड देख करके। लेकिन इसमें जनता का मूड साफ झलकता है कि वो रामचंद्र को फिर से एक बार अपना उम्मीदवार चाहती है, एक बार वो पसंदगी देखना चाहती है। ये एक अलग तरह का फैक्टर है। रहा बात गुगन सिंह का, अगर देखा जाए तो गुगन सिंह के लिए जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वही स्थितियां हैं। बिल्कुल आपका जो ये जनमत है वो सही है कि इससे ज़्यादा उनके पास जनमत नहीं है गुगन सिंह के पास। उनके पास अपने जो पीछे बैगेज हैं, जिस तरीके की लेकर के आए हैं वो, उससे नहीं लगता कि जनता का विश्वास वो उतना पूरी तरह जीत पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर रामचंद्र ही वहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर जैसा आपके जनमत में है
तो रामचंद्र को केजरीवाल को देना चाहिए, टिकट देना चाहिए, वहाँ से उम्मीदवारी देनी चाहिए। जी सुजीत जी, रामचंद्र एक तरफा इस रेस में आगे चल रहे हैं 73.07% वोट्स के साथ। समय कम मिला है, फिर भी अच्छा खासा नंबर है उनके पास। देखिए रामचंद्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जब वो वेद प्रकाश वहाँ पार्टी छोड़े और उपचुनाव हुआ और जब पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत रही थी तो रामचंद्र को उम्मीदवार बनाया और पार्टी का अपना जो सरकार का कामकाज है, जो पार्टी की नीतियां हैं, उसके दम पर रामचंद्र वहाँ चुनाव जीतने में कामयाब हुए 2017 में। और दूसरी बात जो है, अभी उनको समय भी कम मिला है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र को ही पार्टी वहाँ पर उम्मीदवार बना सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो पार्टी का मत है वो जो है रामचंद्र के साथ जाता दिख रहा है। उनका अपना भी प्रभाव इसमें हो सकता है और पार्टी को जो लोग वोट देना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, गुग्गन सिंह के खिलाफ जो चीज़ें जा रही हैं वो सबसे अहम है, क्योंकि उन्हीं को अभी 2019 में चुनाव लोकसभा का लड़ाया गया था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो सुरक्षित सीट है, लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर जरूर रहे। ये पार्टी के लिए वहाँ अच्छी बात रही और लोगों में अभी भी ये है कि अगर उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया तो अब विधानसभा में भले ही उनकी मंशा हो या वो इच्छा हो कि विधानसभा का टिकट उनको मिलना चाहिए, भले ही वो लोकसभा का नहीं जीते, लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगर गुग्गन सिंह जो है लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं तो विधानसभा में उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। जो ये मत उनको मिल रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह का पसंद कर रहे हैं। और गुग्गन सिंह, आपने देखा होगा 2013 का जो चुनाव था वो बीजेपी के टिकट पर जीते थे और फिर जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उसका तो ज़्यादा अब असर नहीं है, क्योंकि लोकसभा का टिकट उनको आम आदमी पार्टी से मिल चुका है, लेकिन विधानसभा में उनको टिकट मिलने में संशय दिख रही है और ऐसा उस इलाके की जनता भी महसूस कर रही है। यही वजह है कि गुग्गन सिंह को भी यहाँ पर कम मत मिल रहे हैं और रामचंद्र उनसे आगे निकल गए हैं। जी ददिवल जी, अब आम आदमी पार्टी भी एक्सपीरियंस पार्टी हो गई है, क्या लगता है एक्सपीरियंस को ही वेटेज देगी या एक्सपेरिमेंट मोड में आएगी? नहीं, देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से रामचंद्र को 73% मिल रहा है और गुग्गन सिंह को 20% मिल रहा है, तो साफ साफ है बिल्कुल। गुग्गन सिंह इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए 2 बार लड़े और 1 बार विधानसभा का चुनाव वो जीते 2013 में और फिर 2015 में हारे गुग्गन सिंह, भाजपा में ही रहते हुए। उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी में लोकसभा उनको लड़ाया, लोकसभा लड़ाया था इनको और लोकसभा हार गए थे। तो बिल्कुल साफ साफ है कि जिसकी दावेदारी लोकसभा की हो गई, अब उसकी दावेदारी विधानसभा से तो तय मानिए कि खत्म है। विधानसभा से लोकसभा की दावेदारी तो बनती है, लेकिन लोकसभा के बाद फिर विधानसभा लौटना, पार्टी अपनी तरफ से लौटाए तो अलग बात है, अदरवाइज वो कोई बनता नहीं, कोई आना भी नहीं चाहता है। तो उनका एक तरह से तो क्लेम खत्म है। जहां तक रामचंद्र की बात है, रामचंद्र अब चूंकि सिटिंग एमएलए हैं और उपचुनाव में वो गए थे चुनाव मैदान में, तो बहुत कम समय उनको मिला है। 2017 में ये चुनाव हुए थे, 2 साल का उनको समय मिल रहा है एक तरह से मैक्सिमम। तो 2 साल में वो कितना कुछ कर पाएंगे उसका एक साइन तो पब्लिक में दिख गया है ना। जो काम उन्होंने कराए हैं थोड़ा थोड़ा तो वो लोगों को दिख रहा है कि कुछ हुआ और कुछ की जरूरत है, डॉटेड बिंदु बन चुके हैं। हाँ, तो अब उसको आगे ले जाने वाली बात है। तो पब्लिक में कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में वो सफल रहे हैं कि देखिए भाई, हमें तो समय बहुत कम मिला, लेकिन हम इस समय में आपके लिए इतनी वकालत आपकी किए हैं और इतना आपका काम हुआ है, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम दोबारा आपके लिए करेंगे। तो उनके इस रुख को देखते हुए लोगों ने ये 73% का जो अपना मत दिया है यहाँ उनको, उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में, वो शायद इसीलिए दिया है। जी संजय जी, बवाना में आप किस किस को फाइट में मानते हैं? कांग्रेस बीजेपी को या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को या आम आदमी पार्टी और बीजेपी या फिर त्रिकोणीय मुकाबला?
नहीं, बवाना में मैं समझता हूँ कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का ही है जी। मुकाबला, मुख्य मुकाबला। और कांग्रेस इधर इम्प्रूव किया है उसने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में तीसरा कोण बना पाएगी। ठीक है ददीबल जी, बहुत संक्षेप में। मेरा तो सीधा सा सिद्धांत है कि जो पिछले चुनाव का ट्रेंड रहा है, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी आम आदमी उतना कम होगी और भारतीय जनता पार्टी को उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। जी, सीधा सीधा गणित है यहाँ जी। पर। सुजीत जी, देखिए यहाँ 5 चेहरे प्रमुख तौर पर सामने आए हैं और उसमें 3 जो है, तीनों पार्टियों में जो पहले नंबर पर हैं, चाहे सुरेंद्र कुमार हो, चाहे इंद्रराज सिंह हो और रामचंद्र, ये तीनों प्रमुख तौर पर हैं जो रेस में आगे दिख रहे हैं। और 2 नाम पे अगर सेकंड पर जाएंगे तो गुगन सिंह और उधर से वेद प्रकाश हैं। तो ये पूरी विधानसभा क्षेत्र में 5 नाम उभर कर सामने आए। लेकिन अगर पार्टियों की स्थिति की बात करेंगे तो वहाँ अभी भी जैसे पहले अभी पिछले चुनाव में देखने को मिला है, अभी ट्रेंड उसी तरफ है कि आप और बीजेपी के बीच ही स्थिति बनती दिख रही है। उन्हीं के बीच मुकाबला होगा और किसकी नीतियाँ किस आधार पर, अगर कोई बेहतर ज़्यादा दावा वहाँ इलाके में कर गया तो उसके पक्ष में हो सकता है चुनाव मुड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बवाना विधानसभा की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के ही संभावित उम्मीदवारों की रेस में तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। सुरेंद्र कुमार अकेला नाम था कांग्रेस की तरफ से जो इस रेस में सबसे आगे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो रविंद्र राज और आम आदमी पार्टी की बात करें तो रामचंद्र इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन जो मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, मुकाबला जो देखने को मिलेगा वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना कांग्रेस मजबूत होगी आम आदमी पार्टी उतना ही कमजोर होगी। यह है बवाना का हाल।